आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या आपके त्रैमासिक आकलन के लिए कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर की किस तरीका से आपको इस परीक्षा में आपको तैयारी करना होगा। हो सकता है बच्चों आप की मतलब ककरो करो इसमें पेपर नहीं हो तो भी इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इन प्रश्नों को कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी क्लास 10 में आप कितनी अच्छी पढ़ रहे हो, कितना आपको और भी पढ़ने की जरूरत है, इन चीजों को आप सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना है। इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक 80 मार्क्स का है। तो देखते हैं 80 में कितनी मार्क्स की आपकी तैयारी हो रखी है। और मैं जो है इसमें प्रश्न के साथ साथ आंसर्स भी आपको कराने वाला हूं, क्योंकि ये सैंपल पेपर है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपके स्कूलों में क्वेश्चंस पेपर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ में प्रश्न पहला का बोला थे कि इनमें से तारा नहीं है, सूर्य तारा है कि नहीं, साइरस तारा है कि नहीं, अल्फा सेंटोरी जो है तारा है कि नहीं, पुच्छा तारा, इसमें से कौन है जो तारा नहीं है, उसे आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि सूर्य अनु है, साइरस अनु है, कि अल्फा सेंटारी तारा अनु है, कि पुच्छल तारा तारा अनु है, ओला बताना है। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं कि किसका किसका आंसर जो है सही आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस के लिए कौन कौन सी गैस शामिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ठीक है, अगला देखेंगे, अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण व पानी का बनना कहलाता है। तो याद रखना बच्चों, जब अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना, अम्ल किसको कहते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार किसको कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न कृत्रिम रेशम है, इसमें से कृत्रिम रेशम कौन कौन सा है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक। तो ये रेयॉन जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएगी, ये कृत्रिम रेशम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का देख लेते हैं कौन सा प्रश्न पांचवा, क्या बोल रहा है, तांबा को और जिंक को, इन दोनों को मिला देंगे, गला के मिलाना है ना, तांबा और जिंक को मिला देंगे तब क्या बनता है, पीतल बनता है, ये याद रखेंगे। फिर प्रश्न छठवा, कार्बन का कृत्रिम अपरूप है। तो कार्बन का कृत्रिम, कृत्रिम किसको बोलते हैं भाई, ऐसे अपरूप जिसको मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य मतलब वैज्ञानिकों द्वारा, है ना, या कंपनियों में कारखानों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किसको बनाया जाता है, ग्रेफाइट को। तो ग्रेफाइट इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ देखते हैं, जो कि 4 अंक मिलेगा, बहुत छोटा छोटा जवाब देना है, उसके लिए 4-4 अंक आपको मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखियो में। ठीक है, तो प्रश्न पहला क्या बोला थे कि मनीष को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखे, तो मतलब मनीष नाम का लड़का है, उस लड़के को दूर का चीज जो है दिखाई नहीं देता है ना, अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो उसे कौन सा दोष है ये बताना है। तो दोष दो ही तरीका से होते हैं, एक तो दूरदृष्टि दोष, एक तो होती है निकट दृष्टि दोष। तो इसकी आंसर आप लोगों को कैसे लिखना है देख लो ध्यान से, किस तरीका से, अगर मनीष को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा, याद रखना, या मायोपिया भी कहते हैं। तो आप लोग निकट दृष्टि दोष को याद रखना, ये मायोपिया को नहीं रखोगे तो भी चलेगा। दूर का नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और पास का नहीं दिख रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसी तरीका से पेपर में करके आना है। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। कोशिका होती है ना, कोशिका जो होती है उसमें राइबोसोम जो पाया जाता है, उस राइबोसोम का क्या कार्य है उसको बताना है, जिससे आपको 4 नंबर मिल पाए। तो देखो बच्चों, इसको कैसे लिखना है आप लोगों को, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन बनाना होता है। वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ऐसा लिख के आओगे। फिर अगला प्रश्न, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, ये धातु अधातु वाला पार्ट में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये क्या धातु के गुण होते हैं, अधातु के, ऐसे इस तरीके से आप लोग को पढ़ाए होंगे। तो आपको इसके बताना है कि आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है। इस तरीके से लिखेंगे, देखो, किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीड़क प्रतिबल की स्थिति में
दबाने पर विकृत होकर दाब की लंबवत दिशा में फैलने का गुण। मतलब किसी पदार्थ का क्या होता है, जो फैलने का गुण होता है बच्चों, याद रखना। मतलब कोई पदार्थ को हम लोग उसको पीटेंगे, है ना, पीटेंगे, जैसे लोहा को गर्म करके पीटते हैं तो क्या होता है, फैलने लग जाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। ये आप लोग लिख के आओगे, ठीक है। फिर चलते हैं अगला प्रश्न पर। अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा बहुत इजी है भाई, ये कक्षा 10वीं में भी यही चीज पूरा आपको जितना भी कही हो ना, पूरा का पूरा 10वीं में भी मिलने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से 8वीं में आप लोगों को पढ़ लेना है। तो अम्ल वर्षा देखो कैसे लिख के आना है आप लोगों को। अम्लीय वर्षा का प्राकृतिक रूप में अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या कर लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो एक तरीका तो ये है, मतलब जो बारिश का पानी किसमें मिल जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाते हैं उसमें, जिससे वो क्या बन जाते हैं, अम्लीय बन जाता है, इसलिए इसे अम्ल वर्षा। या आप लोग 10वीं वाले बच्चे को कैसे पढ़ाया हूं मैं, 10वीं वालों को पढ़ाया हूं, तो जब वर्षा जल का, बारिश का पानी का जो पीएच मान होता है, पीएच मान जो है 6.4 ऐसा समथिंग, इससे ज्यादा हो जाता, सॉरी कम हो जाती है, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अगर इस तरीके से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीका से इन चीजों को आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 11, ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 11 में, ठीक, प्रश्न क्रमांक 11 जो है उसमें बोला जा रहा है कि किन्हीं दो संश्लेषित रेशों के नाम बताइए करके, ठीक है। दो संश्लेषित रेशों के नाम, तो क्या लिख के आना है आप लोगों को, देखो ध्यान से, संश्लेषित रेशों के नाम पूछा गया तो आप लोग लिख के आओगे रेयॉन। क्या लिख के आना है आप लोगों को, रेयॉन लिख के आना है, और जो है नायलॉन, ये दो रेशे है, क्लियर है। फिर चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। कौन सा भाई अगला प्रश्न आपका कौन सा हो जाएगा, यहां देखो 6 नंबर वाला, तो बहुत ध्यान से करना है। क्या बोला जा रहा है, ऐसा कौन सा ग्रह जिस पर जीवन है उस ग्रह की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले बताओगे ऐसा कौन सा ग्रह जिस पर जीवन है, तो आप लोग बताओगे कि जिस पर जीवन है उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। तो उस पृथ्वी के बारे में और भी बताना है कि वो कहां कहां पर स्थित है करके, ठीक है। तो बस आपको चीजों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, करना है। तो इस तरीके से लिखोगे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर क्या है, जीवन है करके आप लोग बता के आओगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पृथ्वी के बारे में विशेषताएं लिखना है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, इस तरीके से पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है, ये लिख के आओगे। पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ और लॉलिन में टेरा कहते हैं। इस तरीके से पृथ्वी को विश्व द वर्ल्ड भी कहते, इस तरीके से उसके बारे में आप लोग इतना चीजों को बता के आओगे, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपके कौन सा है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताना है। तो अंतर को बहुत ध्यान से करना है आप लोगों को कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर को। देखो क्या बोल रहा है, पादप कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति इसमें क्या पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो उपस्थित होती है और इसमें अनुपस्थित होती है, मतलब इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसमें इसमें जो है पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक। रिक्तिका इसमें उपस्थित होती है जबकि इसमें अनुपस्थित होती है। इस तरीके से आप लोगों को अंतर बहुत आसान टर्म में लिख लेना है। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च और इसमें ग्लाइकोजन होती है, इस तरीके से आप लोग लिखोगे। फिर इसमें स्वपोषी और विषम पोषी, तो पादप कोशी जो है स्वपोषी होती है और जंतु कोशी का जो है विषम पोषी होती है। इस तरीके से इन चीजों को आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, प्रश्न क्रमांक 14। इसमें क्या बोला जा रहा है कि उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं, उनके उपयोग लिखना। सबसे पहले आप बताओगे कि उत्कृष्ट धातुएं कौन सा है, उसको लिखोगे, फिर उसका जो है आपको उपयोग बताना। इस तरीके से इसकी आंसर जो है आप लोग लिख के आओगे, करके आओगे कि देखो उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, इन्हें आभूषण सिक्के बनाने में इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग बात करें तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक अनुप्रयोगों में इसका इस्तेमाल होती है। इनका इस्तेमाल दवा में भी किया जाता है। फिर इनका इस्तेमाल उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो है मिश्र धातु के रूप में भी किया जाता है। इस तरीके से इसका उपयोग जो है आप लोग बता के आओगे, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग को अगले प्रश्न की तरफ।
कौन सा है अब 10-10 अंक वाले क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, पादप कोशिका का चित्र बनाकर कोशिकांगों के नाम लिखना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी आंसर्स जो है आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो बुक से इसकी डायग्राम देख लेना पादप कोशिका का, वहां से इसके आंसर्स आप लोग कर पाओगे। फिर इसके अथवा में कौन सा प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के नाम लिखकर, ठीक है। कोशिका में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, तो उन अंगों के नाम लिखना है बच्चों, और उसके कार्य लिखना है कि वो का काम करते हैं या का काम करता है, ठीक है। तो चलो इसके लिए देखते हैं अपन आंसर। यहाँ पर सबसे पहले देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, भोजन में ऊर्जा को बनाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे भी ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसमें प्रकाश को संश्लेषण होता है। फिर आप लोग जैसे उसमें नाभिक पाए जाते हैं, तो इसमें डीएनए होता है। रिक्तिका तो भंडारण का काम करते हैं। इस तरीके से 2-3 को आप लोग को बता लेना है, क्लियर। फिर अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा जा रहा है कि संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के 4 उपाय। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके क्लास 10th में भी पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से इसी क्लास में सीख जाओ। ये भी क्लास 10th में पूछे जाते हैं, नीचे नहीं पूछा जाता है। तो ये वाला, तो जितना मैं 10-10 लिखा हूं, ये हालांकि नहीं पूछा जाता, तो जितना मैं 10-10 लिखा हूं वो क्लास 10th में भी आपका आएगा, 10वीं बोर्ड में भी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो चलो इसमें से आंसर देख लेते हैं सभी का, फिर बढ़ते हैं आगे। संक्षारण को देखेंगे सबसे पहले कि संक्षारण किसे कहते हैं। हाँ, तो देखो संक्षारण का मतलब है वो जंग लगने वाला, जो हम लोग जानते हैं ना, जैसे हमारे दरवाजे खिड़की पे जंग लग जाती है, उसी को बोला जाता है। तो देखो जब धातुएं नमी, एसिड या वायु जैसे चीजों के संपर्क में, किसमें, नमी, मतलब नमी आ जाता है ना, तो नमी से क्रिया करके एसिड या हवा से, हवा का आता है उस पर, तो अब उस क्या कर संपर्क में आते हैं, उनके सतह पर क्या होते हैं, ऑक्साइड बनने लग जाते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, धूमिल हो जाते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आप लोग दरवाजे को देखना, एक लोहे को देखना, उस पर जंग लगने जाती है ना, तो संक्षारण किसे कहते हैं, किसी भी धातु का क्या होना, ऑक्साइड में बदलना ही संक्षारण कहलाता है। इस तरीके से रोकने के उपाय कैसे रोक सकते हैं, सबको पता है कि धातु पर पेंट लगाकर, पेंट लगाते हैं ना, पॉलिश तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर हम उस पर कर सकते हैं। धातुओं पर दूसरी धातु चढ़ा करके उसके ऊपर लेयर लगा करके धातुओं को ज्यादा विद्युत धनात्मक धातु से जोड़ करके हम उसके संक्षारण को रोक सकते हैं। ये 3 उपाय बताए गए, तीनों उपाय को आपको लिख के आना है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कौन सा प्रश्न क्रमांक 17, वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण बताओ। तो इसको तो आंसर हम नहीं बताने वाला भाई, इसकी आंसर आप आराम से स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण क्या किसको कहते हैं, तो वायु में जब अवांछित होने लगती है, अवांछित प्रक्रिया होने लगती है, जब वो हमारे लिए हानिकारक होने लग जाते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। इसको रोकने का वो उपाय वगैरह आप विद्यार्थी स्वयं कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट।